स्टैंडर्ड एरर पहले समझ में आए, फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मैंने तुमको तब करवाया था, और SEM ICP आज मैं तुमको कराना चाहती हूँ। दोनों में क्या मतलब क्या है, क्या वर्ड लेके चल रहे हैं। वर्ड ये लेके चल रहे हैं, हम जैसे मैंने तुमको बताया था कि एक सैंपल लिया है, एक सैंपल के अंदर हम एक सैंपल का मीन निकालते थे। ये एक सैंपल है, एक सैंपल जिसमें कोई चीज़ कहीं रखी हुई है, तो हम एक सैंपल का मीन निकालते हैं। तो मान लिया मीन फर्स्ट इसका है, ऐसे ही दूसरा सैंपल लिया, मान लिया डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं कि यही हो, और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसका निकाला मीन 2 ऐसे करके, अब इसका निकाला मीन 3, और ये इसके आसपास कैसे भी ये वेरी कर रहा है। तो इसका हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, हर किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और ये 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ऐसे करके जितने भी होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n। अब क्या करेंगे कि भाई ये क्या मतलब है कि एक सैंपल ऐसे खड़ा है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है। इन तीनों का अगर आपस में तुम ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको प्लॉट कर दो, या मीन प्लॉट कर दो। एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या प्लॉट करो, मतलब सबके मीन ले लो, एक लाइन लो। मान लिया इसका मीन था 108, इसका मीन आया था 112, इसका आया था 106 मान लिया, ऐसे करके किसी का आएगा 14 ऐसे करके। तो ये 108, 112, 106, 114 जो भी है, तो ये तुमने यहाँ प्लॉट कर दिए। अब मान लिया 106, 108, 110 है ना, 114 ऐसे करके, और भी होंगे, मान लिया n तक कोई थे, इधर भी करके। तो अब इन सब का भी एक मीन निकलेगा, इसे कहते हैं मीन ऑफ मीन। इन सारे मीन का भी एक मीन निकाल दिया गया, मीन ऑफ मीन्स बोलते हैं। अब इस मीन ऑफ मीन का भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इस स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, बस SE। इसका वर्ड अलग रख दिया ताकि इसको याद रखा जा सके कि भाई स्टैंडर्ड एरर की बात हो रही है, इसका मतलब ऐसे बहुत सारे होंगे, मीन ऑफ मीन्स हो रहे होंगे, उस मीन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकला होगा जिसको हम स्टैंडर्ड एरर बोल रहे होंगे। और अगर ये स्टैंडर्ड एरर ऐसी नंबरों से निकला है, एवरेजेस से निकला है, तो उसे स्टैंडर्ड एरर वो मीन बोलेंगे, मीन। और अगर वो प्रोपोर्शन से निकला है, प्रोपोर्शन का मतलब कि भाई मीन कैसे निकलता है, जब अगर ये सारी वैल्यूज नंबर होंगी ना, यहाँ लिखा होगा 5, ये 6, ये 8, ये 12 ऐसे करके कुछ भी लिखा होगा, तो ये नंबर लिखा होगा। तो अगर तो ये नंबरों से निकला है, मतलब हमारा सैंपल है उसके अंदर नंबर दिए होंगे कि भाई BP 140, 120, 160 ऐसे करके 120, तो हमने इसका यहाँ मीन निकाला होगा, और इस मीन को यहाँ प्लॉट किया होगा यहाँ पे, और ये आगे पीछे नंबर लिखे होंगे, तो ये नंबर है। तो जहाँ हमारी क्वांटिटी दे रखी होगी, उस क्वांटिटी से जो हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वो मीन बोल रहे होंगे, एवरेज निकाले हुए होंगे, तो उसके लिए जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे SEM। लेकिन जब हम क्वालिटी निकाल रहे होंगे, क्वालिटी मतलब जहां पे हम ये ऐसे नहीं कर सकते, जहां पे हमको लिखा होगा कि भाई मान लिया क्वालिटी मतलब हमने कैटेगरी निकाली है कि कोई कितने मरे और कितने बचे, सर्वाइव, ठीक है, या क्योर्ड, अनक्योर्ड, जो भी कुछ भी लिखो। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि सैंपल साइज के अंदर A या B के अंदर जो भी था, हमारा कंट्रोल ग्रुप है या हमारा जिसे प्लेसिबो PL देने वाला ग्रुप, और हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको मेडिसिन दी। तो हमारे 2 ग्रुप हैं, PL वाला ग्रुप, मेडिसिन वाला ग्रुप। उसके अंदर कितने मरे, 50 लोग मरे, और इसमें 30 लोग मरे ऐसे करके। और सर्वाइव कितने हुए, भाई इसके अंदर सर्वाइव करने वाले 10 लोग थे, इसमें 50 लोग थे। तो ये क्या है, ये क्या लिखा तुमने, दिखता तो नंबर जैसा है, लेकिन क्या है, इन लोगों की फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए कहा जाता है कि टोटल, अब इसका टोटल होगा, मान लिया कि 100 लोग थे ये, और ये भी मान लिया 100 लोग थे ऐसे करके इस सैंपल में, कि भाई एक्सपेरिमेंट करने वाले 100 लोग थे और PL करने वाले भी 100 लोग थे ऐसे करके। तो उसमें से कितने लोग मरे और कितने लोग बचे इस 100 में से। तो तुमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई 10 लोग मरे और मतलब और 90 बच गए मान लिया ऐसे करके। तो ये क्या है, 1:9, 1:9, इसको कहते हैं रेशो में, या तुम बोलोगे प्रपोर्शन में, इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके से ये सेम इस तरीके का डेटा जो क्वालिटी शो कर रहा होगा, उसके अंदर जब हम इस तरीके का जब इसका निकालेंगे, इसी से फॉर्मूला तरीका सेम ही है, मतलब ऐसे ही कुछ निकाल रहे होंगे, प्रपोर्शन का भी प्रपोर्शन निकाल रहे होंगे, कुछ समथिंग कर रहे होंगे, तो इस तरीके से इसका प्रपोर्शन कैलकुलेट हो रहा होता है, जो कि की स्क्वायर में तुमको मैंने बताया। ये मैंने तुमको इतना डेप्थ में नहीं बताया, वरना मेडिकल साइंसेज में ज्यादातर प्रपोर्शन ही चल रहे होते हैं।
क्योंकि हम जो टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एनोवा कर रहे हैं, 3 चीजों में हमारा एवरेज चल रहा होता है, हम एवरेज निकाल रहे होते हैं। की स्क्वायर एक ही टेस्ट तुमको करवाया, उसमें प्रोपोर्शन चल रहा होता है एक तरीके से। तो प्रोपोर्शन तुमको मैंने सिर्फ इतना ही बता दिया, इतना उसके हिसाब से, वरना प्रोपोर्शन का पूरा और आगे जितने टेस्ट होते हैं उसमें बहुत प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। सेम ही है, सेम ही चीज, ये एरर एक तरीके से कैलकुलेट हो रही है, बस इसमें यहाँ नंबर नहीं लिखे हुए, इसमें यहाँ पे प्रोपोर्शंस लिखा हुआ है, पार्ट दिया हुआ है। तो उसका जो हम ये एरर निकालेंगे एक तरीके से, जहां यहाँ पर पहुंच के कि एक का निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, उन सब का निकाला, उसने उनका निकाल के जो प्रोपोर्शन निकाला उसको स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन बोलेंगे। ये बेसिक सी बात है उसके अंदर, सेम ही चीज है, बस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा का उसका है। एक में हमारे पास नंबर होता है, उसका एवरेज निकालते हैं, दूसरे में हमारे पास नंबर नहीं होता, हम उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि 100 लोग थे, उसमें से कितने लोग ऐसे हुए, कितने इधर गए। यहाँ पे उन 100 लोगों का नंबर नहीं दिखा, हर एक बंदे का मात्रा लिखी हुई है, हर एक नंबर 1 की क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है। ये बेसिक सी चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो अब तुमको स्टैंडर्ड एरर आएगा, तो स्टैंडर्ड एरर के अंदर तुमको जब लिखने को बोलेंगे तो अगर तुम सीधा लिखा हो कि स्टैंडर्ड एरर क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख के और लिखो कि 2 टाइप का होता है, हम इसको डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग लिखते हैं, और एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो विद उनके फॉर्मूले के साथ में, बस इतना, तो ये तुम्हारा मोर देन सफिशिएंट आंसर हो जाएगा, और उसके अंदर तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये जो तुमको मैंने कंसेप्ट बताया है, इसको मैं अगर मैं थ्योरी से बताऊंगी तो थ्योरी तुम्हारे ऊपर से जाएगी। मैं इसको तुमको न्यूमेरिकल से बताती हूँ कि भाई ये न्यूमेरिकल पढ़ो, और न्यूमेरिकल में सोचो कि मैं क्या क्या बोलना चाहती हूँ उसके अंदर, कि भाई अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या मतलब है उसका। जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इसके अंदर पहले से, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को पहले बता रखा है, इसको क्या हुआ, मीन बता रखा है। मीन का मैं एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि सारा इसमें लिखा हुआ है जो मैंने बोला है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन रहती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, सर की किताब से बताया, तुमको पढ़ाया था, ये तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका सारा एप्लीकेशन क्या होता है मैं तुमको सब बता रखा है, बस तुमको आज मैंने बताना है इसके एग्जाम्पल में, क्योंकि मैं दूसरे से तुमको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे इसने क्या लिखा, एग्जाम्पल है ये SEM का, क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 566 मेल्स, तो ये कितने लोग हुए, N आर टेकन, मीन BP वॉज फाउंड दिस, मीन निकला, N तो ये निकला और मीन इसका ये था, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ BP विद इन विच द पॉपुलेशन मीन वुड लाई। तो इसमें इस तरीके का हुआ, इसका मतलब इसने मीन की बात करी, N की बात करी, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी, तो इसकी वजह से जब ये दिया गया तो इसने फॉर्मूला ये लगाया, तो ये निकल रहा होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और उसके बाद जब ये निकल आया, जो भी स्टैंडर्ड एरर और मीन निकला है, तो इसने क्या किया कि BP का मीन, BP लिखा 128 प्लस माइनस 2, क्योंकि 95% का क्या मतलब होता था, 2, मतलब क्या था, हम जब उसमें लिखते थे कि इसमें आगे लिखा हो तो कि SE प्लस माइनस 2 उसमें मीन प्लस माइनस 2 SE, ये तुमने पढ़ा है ऐसे करके, ठीक है। जो इस डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर तुमको मैं बताया था इसके अंदर। तो इसने क्या किया, मीन कितना है, ये 2 मतलब 95%, अगर यहाँ पे 95 का 2 तो नहीं दिखते यार, 1.96 होता है इसमें, चलो वो दैट डजंट मैटर, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। और उसके बाद ये SE, उसके बाद 129 और 127, ये क्या आ गई, रेंज, मतलब 127.7 से लेकर 129.9 एक रेंज है जिसके बीच में हमारा पॉपुलेशन मीन लाई करेगा, सेम चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो इस डेटा से इसने एक रेंज निकाल ली, जो हमको बताना है कि भाई 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के कॉन्फिडेंट होके बताओ कि भाई कितने लोग इसमें लाई करते हैं, तो तुम बताओगे यार इतना होता है, एवरेज लोगों का ये होता है, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज SEM। अब SEP, हाँ उसमें पूछ,
SE बेटा, स्टैंडर्ड एरर। ऐसे स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या चीज़ हो, यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड एरर निकालने का ये फॉर्मूला, SD अपॉन N। ये उनको पूरा SEM पूरा बताया था, इसलिए तुमको रिवाइज भी करवा रही हूँ। ये अभी तुमको जो कंसेप्ट बताया था कि भाई कैसे होगा, ठीक है। इसके अंदर कि इसने बोला कि मैंने क्या बताया कि तुमको एक कोई मीन निकाला M1, M2 और M3, और उसका हमने प्लॉट किया एक के ऊपर, एक लाइन के ऊपर M1, M2, M3, उसका भी मीन निकाल लिया। मान लिया M मीन ऑफ मीन बोलो इसको, कि भाई ये लोग यहाँ प्लॉट हो गए। ये तो एक ग्रुप का है ना, किसी एक ग्रुप का, और ये दूसरे ग्रुप का, ये ग्रुप मतलब सैंपल का, और ये तीसरे सैंपल का। इन तीनों का मीन अगर उठा लिया जाए और एक जगह प्लॉट किया जाए तो इनका भी तो कोई मीन निकलेगा, उसका मीन निकलेगा, इसको मीन ऑफ मीन बोलते हैं। और इसका भी कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, जो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 सैंपल। लेकिन जो मीन ऑफ मीन का ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। लॉजिकली कंसेप्ट ये है, लेकिन जब तुम इसको फॉर्मूले से निकालोगे तो तुमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने एक ही सैंपल के अंदर, मतलब कोई एक ही सैंपल दिया हुआ है, अगर उस एक सैंपल का SD अपॉन N कर देते हो, अगर वो सैंपल बहुत बड़ा है एक तरीके से, तो ये अपने आप निकल आता है, तुमको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। बस ये बात समझने वाली है। वरना लॉजिकली तो ये है कि सारों का निकालो, जैसे बोल दिया कि 566, तो ये तो 566 तो एक ही सैंपल हो गया ना। ऐसा तो नहीं 566 एक लिया, दूसरे का लिया, तीसरे लिया, उन सबका सैंपल लिया, मीन डाला, मीन डालने के बाद ये लिया। तो क्योंकि ये जो फॉर्मूला है प्रैक्टिकली कि ये एक सैंपल की वजह से भी तुम SE तक पहुंच जाते हो इस फॉर्मूले से। और अगर इसमें एक और दे रखा है कि भाई तुमको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सैंपल्स एक्चुअल में है, एक सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, तो उसका फॉर्मूला अलग है, यहाँ दे रखा है उन्होंने ऊपर ने। अगर तुम्हारे पास एक्चुअली ये दे रखा है शायद, अगर तुम्हारे पास ये वाला, अगर एग्जैक्टली तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे मीन्स हों तो तुमको ये लगाना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे मीन्स नहीं है और तुम्हारे पास एक ही सैंपल है, तो तुमको ये लगाना है। इस फॉर्मूले से तुम्हें SE मिल जाएगा। ठीक है, अब समझ आया? हाँ या ना? अब आ जाओ प्रपोर्शन पे। प्रपोर्शन में बताती हूँ एग्जाम। तुम न्यूमेरिकल देखोगे तो न्यूमेरिकल से तुमको आराम से समझ में आएगा, थ्योरी में तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा प्रपोर्शन वाला। अब इसने यहाँ बताया प्रपोर्शन की, मैं तुमको एग्जाम्पल बताती हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रपोर्शन, इसके अंदर इसका एग्जाम्पल पढ़ो, फिर तुमको लगेगा कि इसने थ्योरी में क्या लिखा, कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ो। इसने क्या लिखा कि फाइंड आउट द लिमिट विद इन विच यू वुड एक्सपेक्ट द पॉपुलेशन प्रपोर्शन to lie if you had examined record of 50 children of school and found 23 tonsillectomy। 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से तुमने 23 की देखा कि भाई उनका टॉन्सिल निकाला हुआ था। तो अब मुझे बताओ कि भाई अगर तुमने एक स्कूल की स्टडी करी 50 बच्चों की और उसमें से 23 के साथ ऐसा हुआ, तो तुम किसी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हो? मतलब मान लिया उस पूरे शहर के साथ ऐसा क्या हो रहा होगा, तो तुम क्या करोगे, परसेंटेज में निकालोगे उसको। इस तरीके से तुमने यहाँ पे उसकी टॉन्सिलेक्टोमी, इसका कैटेगरी होगी, ठीक है, कैटेगरी होगी। तो इस तरीके से इसको अगर तुम चार्ट बनाओ इस तरीके से, तो एक कैटेगरी बनाई जिसमें टॉन्सिल काटे हुए थे और टॉन्सिल नहीं, उनकी ऑपरेटेड नहीं था, 2 कैटेगरी बनाई। तो उसके अंदर कितने थे कि 23 लोग ऐसे थे, और 23 में से अगर टोटल में से 50 में से 23 ऐसे हैं, तो बाकी कितने बचे उसके अंदर? तो बाकी बचे 27 माइनस, इसने यहाँ प्रोसीजर यहाँ नहीं दिया, बस इसको क्या करते हैं, P आगे ऊपर देखोगे तो P + Q = 1 लगा देते हैं अगर परसेंटेज में निकालते हैं। तो ये बात की बात है। तो इसमें क्या गया, 50 के अगर 23 के साथ ऐसा हुआ है तो 27 के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। तो लेकिन इसका क्या किया जाता है, इसको प्रपोर्शन में निकाला जाता है। प्रपोर्शन निकालने के लिए प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, अब ये रेशो वर्ड क्या होता है, परसेंटेज वर्ड क्या होता है, रेशो निकालना इसे कहते हैं, रेशो निकालना, परसेंटेज निकालना और प्रपोर्शन निकालना।
ये क्या है, सिंपल मैथ है ये, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ये दे रखी है इन तीनों के बारे में कि क्या मतलब होता है। उसमें से प्रपोर्शन निकालना क्या होता है कि तुम उसी 23/50 इंटू 100 कर देते हो तो उसको तुम परसेंटेज में ही निकाल देते हो इसका। तो परसेंटेज फॉर्म में निकालना, ये परसेंटेज में निकाला गया। और इसके बाद इसने क्या किया, SEP का फॉर्मूला है ये कि ये वाला इंटू ये वाला, सॉरी ये 46% इंटू 54/50, तुम ये निकालोगे तो तुम्हारा ये SEP निकल जाएगा। अब यही 95 कॉन्फिडेंस लिमिट के साथ में ये सेम ही चीज को जो तुम करते हो, मीन अपने जो लिखते थे ना, मीन प्लस माइनस 2 SE, इसमें क्या लिखते हैं, इसका प्रपोर्शन लिखा जाता है यहाँ पे। प्रपोर्शन इसका क्या है, 46 प्लस माइनस, जैसे इसने दिया 2 और यहाँ पे क्या आया 7.05, इसको होल नंबर में 7 ले लिया। सेम ही चीज, सेम ही प्रोसीजर फॉलो जो उसमें करते थे। इससे क्या अपने को क्या निकलेगा कि भाई 46 का क्या निकला 32, मतलब अगर ये 7 दूनी 14 तो 14 प्लस 46, तो ये प्लस में अगर करोगे तो 60 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो ये 32 आ जाएगा। तो ये क्या लिमिट निकली, ये लिमिट निकली कि 32 से 60% के बीच में ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, मतलब रेंज निकाल के देती। तो सेम ही चीज, प्रोसीजर सेम, सिर्फ डेटा अलग है, तो उसका फॉर्मूला अलग हो गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है दोनों में। तो अब इसके बाद और एग्जांपल देखोगे तो उस एग्जांपल में क्या देखा कि फाइंड द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इफ द सैंपल इज 50, चिल्ड्रन इज 25, जिसकी होपिंग कफ है तो बता दो दूसरे के साथ क्या है। तो 50 के साथ, अगर ये 25 के साथ ऐसा हो रहा है और अगला 50-50 हो गया, मतलब 25 लोगों के साथ ये हो रहा है, 25 लोगों के साथ ये नहीं हो रहा, तो दूसरी 7.08 इसका प्रोपोर्शन निकला है। ठीक है, इसकी कॉन्फिडेंस 95% पे अगर लगाओगे तो 36 से 464 तक निकली, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर क्या था 50 के अंदर ये प्लस माइनस होएगा इसके अंदर। तो बेसिक चीज, अब जैसे क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। पॉलीमॉर्फ काउंट है 350 काउंट आउट ऑफ 500 WBCs, मतलब WBC के अंदर अलग अलग टाइप की WBC होती है, उसमें से एक ये वाली है, उसमें उन्होंने बोला कि 350 है 500 में से। तो 95 कॉन्फिडेंस लिमिट में विद इन व्हाट लिमिट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विल लाई। तो इसने बोल दिया कि 350 तो ये है, किसमें से 500 में से इंटू 100 70 ये हो गई। और अगर सीधा इसको अगर 70 है, 100 में से 70 ये है, तो दूसरी कितनी होगी 30। तो ये और ये हमारे पास डेटा निकल आया, इन दोनों को इंटू किया, सेम टू मैट, उसकी रेंज निकाल दी, तो 66 से 74 के बीच में आ गया। बेसिक सी चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसका क्या है, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करें तो डेफिनेशन से इसका क्या, क्योंकि ये कहाँ यूज होएगा, जो तुमको मैंने Z टेस्ट बताया था। तो Z टेस्ट का फॉर्मूला मैं तुमको उस टाइम ये बताया था कि Z टेस्ट हम क्वालिटेटिव में भी करते हैं, क्वालिटी में, तो वो यहाँ पे यही इससे करते हैं, इससे। तो Z टेस्ट जब उसमें तो प्रोपोर्शन से करते हैं, जहाँ प्रोपोर्शन दे रखा होगा वहां पे हम इससे करते हैं, इस फॉर्मूले से। और जहाँ पे मीन दे रखा है तो मीन का फॉर्मूला Z टेस्ट वाला वो है ज्यादातर, क्योंकि हम उससे कर रहे होते हैं। तो Z टेस्ट फॉर नंबर वाली चीज, क्वांटिटी वाली चीज, वो हम कर रहे हैं Z टेस्ट में। लेकिन Z टेस्ट के जब तुम पूरा Z टेस्ट एक्सप्लेन करो और उसके लास्ट में ये लिखाओ कि भाई वो तो मैं जो एक्सप्लेन किया है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए किया है, अगर मेरा डेटा क्वालिटी वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये लास्ट में लिखाओ। इसका पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर पता है तुम्हें कि अगर ऐसा मिलेगा डेटा तो करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर तुम शुरू से ये चैप्टर पढ़ोगे तो वो तुमको यहाँ पे इसने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि भाई रेशो निकालना, पहली बात तो उनसे रेशो निकालना सिखा दिया कि रेशो कैसे निकलता है किसी चीज का। जैसे इसने बोला कि भाई 80, अगर 200 की पॉपुलेशन 200 थे, उसमें से 80 लोगों को कॉलरा हो गया, तो अगर इसका रेशो निकालना, प्रोपोर्शन निकालना या परसेंटेज निकालना कैसे होता है, क्या वर्ड्स हैं, क्योंकि हमको तो इतना भी नहीं आता। तो इसका कैसे निकलेगा कि अगर A और B का प्रोपोर्शन है A/B, तो 80 अगर को अटैक हुआ है दूसरे 200 में से, तो 120 को नहीं हुआ, तो 80 रेशो 120, इसको 2:2 या 80/120 बोलते हैं, या 2:3 बोलते हैं, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, जो सही तरीके से लिखते हैं वो ये लिखते हैं 1:, अब जैसे 2:3 आ गया तो 1:B/A लिखते हैं। B/A मतलब B मतलब ये वाला
3 ऊपर अपॉन 2, तो एक 1 का रेशो इज टू 1.5। ये है रेशो निकालना, जो कहीं कहीं काम आएगा हमारे, अपने ने नहीं पढ़ा वरना आता है और कोई टेस्ट होगा उसके अंदर। तो इतना रेशो निकालना। अब आ गया प्रपोर्शन निकालना। प्रपोर्शन निकालने में क्या किया जाता है कि जितने लोग हैं उसे बटे टोटल, तो 80 इंटू अपॉन 0.4 और ये 0.6, सेम ही चीज का कि जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो इसका क्या कर देते हैं, इसके अंदर इंटू 100 कर देते हैं जब हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज में इसका इंटू 100 कर दिया। जब इंटू 100 नहीं कर रहे होते तो उसका प्रपोर्शन निकाल लेते हैं बस। इसको कहते हैं प्रपोर्शन निकालना, क्योंकि प्रपोर्शन में क्या कर रहे होंगे, प्रपोर्शन में हम 1 होता है और परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो ये 40% और 60%। लेकिन ये तो बोला इसके अकॉर्डिंग, और जब हम प्रपोर्शन के हिसाब से बोल रहे होते तो 0.4, तो 0.4 ये इसका, बाकी बचा 0.6। तो प्रपोर्शन हमेशा 1 से निकाल रहे, होल वैल्यू 1 से निकाला जाता है और परसेंटेज 100 से निकाली जाती है। ये एक थोड़ी सी बेसिक सी बात समझने वाली है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दे रखी है। फिर उन्होंने बोला कि जब एक डेटा हमारा प्रपोर्शन वाला आएगा तो उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, ये उसकी पूरी थ्योरी में दिया हुआ है, उस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हमें वो फॉर्मूले लगाना पड़ेगा कि पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए, जो तुमको मैंने न्यूमेरिकल में बताया कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है। तो ये 68%, ये वही बात उन्होंने, अब ये जो पढ़ के आए हैं 25 बार पढ़ चुकी हम, 68 पे ये होता है, 95 पे ये होता है, जो ये पी लिख दिया, ये रहा प्रपोर्शन लिख दिया। अब पी प्लस माइनस 2, जो मैं बोल रही थी कि मीन लिखते हैं, जैसे मीन प्लस माइनस 2 SE, ऐसे यहाँ पे इसको लिखा जाता है पी। जब हम प्रपोर्शन निकालेंगे प्लस माइनस 2 SE P, तो इसकी क्या कहते हैं SE ना, इसको लिखने का तरीका क्या था, देखो इसके पैर में लिखा जाता है, क्योंकि है तो मेनली स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि ये प्रपोर्शन का है तो बैक में P लिख दिया। लेकिन बहुत जगह तुमको सीधा भी लिखे मिलेगा, SEP SEM ऐसा करके लिखा हुआ मिलेगा। मोस्टली अच्छी किताबों में इसको SE लिख के इसके पैर में M लिख देते हैं, पैर में P लिख देते हैं, ऐसे करके। सेम ही बात को, इसको पूरे को जो तुम लिखने लगोगे तो तुमको इसमें कुछ नई बात नहीं मिलेगी कि भाई सेम ही बात को बस फॉर्मूले थोड़े अलग कर दिए। अब ये फॉर्मूला क्यों हुआ कि यूनिवर्स और सैंपल को कंपेयर करना हो तो ये देंगे, लेकिन दो सैंपल्स को कंपेयर करना होगा तो ये फॉर्मूला होगा, सीधी वैल्यू उसमें पुट करनी होगी, नथिंग मोर देन दैट। इतना और कोई कंपेयर करने की नहीं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, SEP इसने बोल दिया, इन प्रैक्टिस मैनी सैंपल्स आर नॉट टेकन टू फाइंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक। वही बात जो मैंने बताया कि भाई जो हम मीन 1, मीन 2 और मीन 3 ले रहे थे, उस मीन का भी एक मीन ले रहे थे, उस मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर बोल रहे हैं, और फॉर्मूला हम ये बोल रहे हैं SD/√n। तो ये हम एक ही सैंपल से निकाल रहे हैं। तो सेम ही चीज इसके साथ हो रही है कि भाई हम प्रैक्टिस में बहुत सारे सैंपल्स का प्रोपोर्शन नहीं ले रहे हैं, हम किसी एक का ले रहे हैं, और किसी एक की वजह से जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये है। अगर बहुत सारे अलग अलग हो तो बात ही अलग है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक ही सैंपल है, लेकिन उस एक सैंपल के अंदर हम कोई फॉर्मूला घुसा रहे हैं कि हम इस सब से निकलने वाली ये चीज को, जो ये निकलने वाली थी, हमने डायरेक्ट एक ही सैंपल से कुछ फॉर्मूला घुसा के ये निकाल ली, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के लिए ये है और स्टैंडर्ड एरर और प्रोपोर्शन के लिए ये है। बस अब जैसे क्वेश्चन ये आया तो इसने बोला कि इफ P इज 25% तो Q 75% है, तो सर्वाइवल रेट अगर 100 लोग थे तो प्रोपोर्शन निकाल दो, प्रोपोर्शन था ये, रेंज निकाल दो। सेम डिट्टो सेम है, दोनों आपस में बिल्कुल सेम है इसके अंदर, ठीक है। अब यूजेस जैसे SE मीन के थे, क्या इसने हम सबसे पहले दोनों के ही यूजेस क्या है, हमको रेंज पता करने को मिलती है, यही इसमें कॉन्फिडेंस लिमिट पता करने को मिलती है। दूसरी हमें ये पता चलता है उसके अंदर भी और इसके अंदर भी कि हमारा जो डेटा है हमने सेम ही तरीके के, अब जैसे रेंज निकाल ली एक तरीके से, हमें ये पता चलता है कि ये जो हमने जो निकाला है वो सेम ही पॉपुलेशन से निकाली हुई चीज है कि नहीं, क्योंकि हमने अगर ये 2-3 चीजों से जिसे निकाला, हम ये मान रहे हैं कि भाई ये मीन 1, मीन 2, मीन 3 है, इसका भी मीन का मीन ये है और इसका भी SE ये है, तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि भाई ये सेम ही पॉपुलेशन की चीजें होंगी। मान लिया कि ये किसी और पॉपुलेशन की, ये किसी और पॉपुलेशन की, ये किसी और पॉपुलेशन की, तो मीन इनके आपस में कैसे आने चाहिए। अगर एक ही पॉपुलेशन का नहीं है तो हो सकता है किसी का मीन यहाँ आए, किसी का यहाँ आए, यहाँ आए, तो जो अकेला मीन बहुत दूर पड़ा होगा, हम लगेगा यार ये तो हमारे रिश्तेदार ही नहीं है, ये तो अगर एक ही पॉपुलेशन का होता तो आपस में जुड़े होने चाहिए। तो ये हेल्प करता है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलेगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ निकलेगा इस बंदे की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन हिल जाएगा, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर बोल रहे हैं। तो अगर ये हिल जाएगा तो इससे हमें आइडिया होता है कि भाई जो हमारा
पॉपुलेशन जो हम सैंपल लेके चल रहे हैं वो आपस के रिश्तेदारों से यही है, मतलब सेम ही पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहा है, कुछ अलग से नहीं बिलोंग कर रहा। तो ये हमें दूसरी चीज हेल्प करता है इसके अंदर, सेम ड्रॉन है कि नहीं, और ये इस तरीके से फॉर्मूला लगा के मिलता है। दूसरा, टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस, वो बता दिया कि दो प्रपोर्शंस है, दो, जैसे इसके आगे भी दे रखा है कि दो अलग अलग तरीके के प्रपोर्शंस निकलेंगे दो लोगों को कंपेयर करने के लिए। ये रहा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस, जो हम जेड टेस्ट में लगा रहे हैं। दो जेड टेस्ट में क्या लगा रहे हैं, एक ये वैल्यू थी एक ये वैल्यू थी ना, दो तरीके का सैंपल था, उन दोनों में आपस में कर रहे थे, तो दो प्रपोर्शंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है इस फॉर्मूले से, जो कि हम जेड टेस्ट में करते हैं। ये इससे हेल्प करता है। तीसरा, ये तीसरी इसकी एप्लीकेशन। चौथी, टू फाइंड द साइज ऑफ सैंपल, जो मैं बता रही थी, साइज ऑफ सैंपल। ये एक फॉर्मूला है, बस उसको याद करने का कि भाई प्रपोर्शन हमें पता हो तो तुम सैंपल्स का साइज एस्टिमेट करते हो। ऐसे ही यही चीज जब तुम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में जाके देखोगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई सैंपल साइज का पता करने में हेल्प करता है, उसका भी एक फॉर्मूला है। तो दोनों चीजों का एक अलग अलग फॉर्मूला है सैंपल साइज का एस्टिमेट करने का। बस इतनी सी बात। अब इसने यहाँ लिख दिया कि इजी कैलकुलेशन के लिए 2 SE लिख दिया जाता है 1.96 XE को। ये देखो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि 95% कॉन्फिडेंस पे आइडली हर अच्छी किताब में 1.96 XE होता है, बिल्कुल सही कैलकुलेटेड। लेकिन 1.96 को गुणा भाग करना मुश्किल लगता है, इसलिए 95% कॉन्फिडेंस लिमिट को 1.96 ना लिख के मोस्टली जगह पे 2 लिख देता है राउंड फिगर में। तो इसलिए कई बार कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि मेरे को ये याद रहता है कि आइडली यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर यही है ऐसे करके। तो और फिर 99 पे 2.58 होता है, 2.5 होता है। सोच 2.5 को ये 3 बना देते हैं। इस वजह से मतलब मोस्टली किताबों में इजी कैलकुलेशन के लिए उसको ऐसा कर दिया गया, वरना 2.5 को 3 बनाना गलत है यार। 1.96 को 1.9 को तो तुम 2 बना दो, लेकिन 2.5 को तुम 3 बना रहे हो, गड़बड़ हो जाती है। मतलब काफी आधे पॉइंट का फर्क है यहाँ पे, तो 0.1 का ही फर्क है, 1 का भी नहीं, 0.04 का फर्क है। 0.04 के फर्क को तुम 2 बना दो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0.40 का फर्क है एक तरीके से, 3 के अंदर तो एक तरीके से। तो ये पर मोस्टली किताबों में ऐसा लिखा होगा, तुमको पाया जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। क्या इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट में फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बाद ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट एप्लीकेशन है इसकी। और क्योंकि तुमको सीधा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन शायद दिया है, मतलब लिखा होगा शायद शॉर्ट नो में या 10 नंबर में होगा। स्टैंडर्ड एरर आगे तो तुम दोनों चीजें लिखाओगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा उसके अंदर। और ये तुमको जब एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ोगे तो सीधा सीधा तुमको कुछ नहीं, परसेंटेज दी हुई है, सीधा कैलकुलेट करके एक एग्जाम्पल लिख के खत्म करो इसके अंदर। अब ये दो, इसके आगे की हेडिंग है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, इससे निकाल देते हैं बस। कैसे निकालते हैं, द डिफरेंस इन द पेयर ऑफ प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। सेम पॉपुलेशन से निकाले गए ये 2 लोग हैं, ये आर आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज सीन इन द केसेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। In actual practice, we do not know the value of population proportion. We only have 2 samples. So we have to substitute the value noticed in one sample in place of P and compare it with the each other. तो assumption क्या किया जाता है इसके अंदर, जब इसको कंपेयर करेंगे Z टेस्ट लगाने में, ऐसे केस में Z टेस्ट लगाने के लिए कि N1 and N2 are large, बहुत बड़े हैं, samples are selected randomly। और तीसरा ये फॉर्मूला Z टेस्ट का निकालने के लिए significant ऑब्जर्व डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, ये निकालेगा। पर एक का प्रपोर्शन दूसरे का प्रपोर्शन अपॉन SC इंटू दूसरे का प्रपोर्शन माइनस किया गया। बेसिक, इसके आगे इतनी थोड़ी सेम ही कहानी को P=2 और वो लिखनी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 इसको और खिलार के लिखा गया कि जब तुम्हारे को ये पता हो, तुमको जब ये ना पता हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब तुम्हें इफ टाइफाइड मोर्टेलिटी इज 1 सैंपल इज ऑफ 100 इज 20%, कि भाई सैंपल 1 है, यहाँ बोला गया सैंपल 1 है जिसके अंदर 1, क्योंकि एक ये और इसकी अब इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना, Z टेस्ट लगा रहे हैं जैसे एक तरीके से, उसका प्रपोर्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, SC निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर SC निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इस सैंपल के बारे में हमें क्या पता है कि ये 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 20 लोगों को टाइफाइड हो गया, मान लिया 20% को। इन अनदर सैंपल, इसका भी सैंपल 100 है और इसमें अंदर 30% लोगों के साथ ऐसा हुआ। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्रपोर्शन, इस केस के बीच में, बाय बोथ द फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला इसके,
इज द डिफरेंस मोर्टेलिटी रेट सिग्निफिकेंट, क्या इन दोनों में जो ये 20% और 30% का कुछ फर्क सिग्निफिकेंट है कि नहीं। इसने क्या बताया, प्रोपोर्शन 1, अगर एक का 20 है तो इसका कितने बचे हुए कितने रह गए 80, और इसके 30 है तो बचे कितने लोग रह गए 70, और एन ये तो सारा बस इस फॉर्मूले में पुट किया और निकाला ये आंसर एक फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 1। ऐसे ही इसका फॉर्मूला नंबर 2 और उसका आंसर निकला ये, सेम ही चीज का। दोनों से फॉर्मूला निकालने के बाद निकाला कि हमने निकाला क्या, एस ई ही निकाला है, तो एस ई इसके नीचे डलने वाला है। तो यहाँ पे 6.12 आंसर है और यहाँ पे इसने 6.18 आंसर है। तो ये है एस ई पी, ये भी एस ई पी, सेम दो अलग अलग फॉर्मूलों से इसने कैलकुलेट दिखाया। एस ई पी करना क्या था, इसके नीचे डालना है, क्योंकि ऑब्जर्व डिफरेंस क्या है, एक में 30 पाया गया, एक में 20 पाया गया। पंगा तो ये था ना कि जो हमको वैल्यू मिली वो क्या थी, एक में 30 मिली थी, एक में 20 मिली थी, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क पता करने के लिए इसको एस से डिवाइड करना है, एस से। तो एस डिवाइड करने के लिए हमें फॉर्मूला दिखा दिया मैक्सिमम। अब इससे क्या निकला कि ये निकला 1.96। अब इसको क्या किया है, लेस देन ये उससे है, क्रिटिकल वैल्यू निकाल दी, ये z निकाला है। अब z की ये क्रिटिकल वैल्यू निकली हुई है, हम क्रिटिकल वैल्यू क्या लेके चले हैं इसकी, z की 1.96, तो 1.96 से ये 1.64 कम है, तो क्या डिफरेंस नहीं है हमारा, सेम ही, मतलब क्रिटिकल लेवल उससे कम है, तो है इनसिग्निफिकेंट 95% कॉन्फिडेंस लेवल से हमारा मामला कम चल रहा है। तो एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, ये लिख के नहीं आने एग्जाम्पल्स, मतलब वहां तुमको एक्सप्लेन नहीं करने, पर एग्जाम्पल्स पढ़ने से तुम्हें थ्योरी समझ में आती है, इतनी तुमको हेल्प मिलती है इस थ्योरी को समझने में बस। तो जेड टेस्ट के बारे में इसने बता रखा है ऐसे करके, तो इतना तुमको पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ 5 पॉइंट्स में ये पूरा चैप्टर लिखना है। 5 पॉइंट्स में तुमको ये चैप्टर लिखने के लिए, समझने के लिए, पहले स्टार्ट करने के लिए तुम्हें इस चैप्टर के बारे में जो भी तुमको बोला ये सारा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, कि प्रोपोर्शंस क्या होता है, रेशो क्या होता है ऐसे करके, और प्रोपोर्शन रेशो को कैसे निकालते हैं, ताकि तुम समझ पाओ कि प्रोपोर्शन और रेशो में क्या फर्क है, क्योंकि हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर इसने तुम्हें बताया कि प्रोपोर्शन सेम ही चीज जो SCM में कर रहे हैं, सेम ही चीज SCP में कर रहे हैं, ये उसने यहाँ एक्सप्लेन, मतलब उसमें SCP को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्या है कि भाई ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शन है, तो 68% 95% सेम ही चीज जो वहां लिखते हैं इसको P लिख देते हैं, बस उसका डिनोशन यहाँ से P से होता है, जहाँ पे हम मीन से कर रहे हैं सेम ही चीज को। तो ये इसने यहाँ पे बात बताई। उसके बाद इसने बताया सेम ही चीज कि हम उसमें भी अज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें भी अज्यूम कर रहे हैं रैंडमली सिलेक्टेड है, सब कुछ जो उसमें अज्यूम कर रहे हैं वो इसमें अज्यूम कर रहे हैं। अब उसका जेड टेस्ट का फॉर्मूला अलग है, इसका जेड टेस्ट फॉर्मूला ये है, और वो भी दो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, जहाँ पे जैसी जरूरत हो वैसे वो फॉर्मूला लगता है। तो अब इसके लिए निकालने की, कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम बहुत 2 अलग अलग सैंपल्स नहीं ले रहे हैं, मतलब एक ही सैंपल से हम सारा काम कर रहे हैं जो इसके साथ करते थे, तो हम इसका फॉर्मूला ये बनाते हैं उसका, और उससे कैलकुलेट करते हैं, उससे रेंज निकलती है। अब इसका यूज क्या आता है, इसके 4 यूजेस हैं, 4 यूजेस बता दिए और उसको एग्जाम्पल समझ डन। मैक्सिमम यही है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शन, और तुम उसको उसके बाद में इसमें से एक जो 4 एप्लीकेशन है उसमें से एक एप्लीकेशन जो है 2 को कैलकुलेट, 2 डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शंस जो हम निकाल रहे हैं उसमें से एक इसने ऐसे ढंग से एक्सप्लेन कर दी, बस एप्लीकेशन। मैक्सिमम डन विद न्यूमेरिकल।